नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे आज अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज क्लास 2 की बात करेंगे और क्लास 2 में आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, किस किस आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में आइए हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार अगर देखें तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, 2 प्रकार की। एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें। विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। पहला विकसित है, दूसरा विकासशील है और तीसरा अल्प विकसित है। अब बात करें विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, तो विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था 4 प्रकार की होगी। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है। चौथा प्रकार देखें, देश समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें तो देश समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था 4 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार और चतुर्थ प्रकार। ठीक है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं इन 4 प्रकारों। आगे देखें तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। संसाधनों के स्वामित्व पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरी सेवा। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती हैं। पहली योजनाबद्ध और दूसरी गैर योजनाबद्ध। ठीक है। अब देश के अंतर संबंधों के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानें तो अर्थव्यवस्था क्या होगी। अर्थव्यवस्था होगी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था जब शेष विश्व के साथ, यानी कोई भी देश सारे विश्व के साथ क्या कर सकता है, वस्तुओं तथा सेवाओं को आयात और निर्यात करता है। यानी खुली अर्थव्यवस्था में आयात भी होता है, खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात भी होता है। ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं वो उदारवाद होते हैं, वैश्वीकरण वाले होते हैं और प्रतिस्पर्धा की नीति वाले देश होते हैं। ठीक है। भारत का खुली अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव जो बढ़ा है सन 1991 से, झुकाव बढ़ा है किधर, खुली अर्थव्यवस्था की ओर। ठीक है। अब बात करें बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था क्या वह व्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। मतलब जिस देश से विदेशों में आयात और निर्यात नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी की नीति का पालन करते हैं। यह एक आदर्श स्थिति है। या किस प्रकार की स्थिति है? यह एक आदर्श स्थिति है, यानी इसमें विदेशी निवेश संभव नहीं है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था की बात करें, खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश संभव है। अगर हम देखें विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। विकसित, विकासशील और विकसित। अब विकसित अर्थव्यवस्था बताने के लिए हम परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे, तो अगर विकास में औद्योगिकरण हो और विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर जो अर्थव्यवस्था बताएंगे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताएंगे, तकनीक का स्तर क्या है, अधोसंरचना क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार से है। ठीक है। तो अगर विकास में देखें तो विकास देखेंगे कि अगर औद्योगिकरण, ठीक है, अगर औद्योगिकरण 1750 से के बाद औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो, तकनीक का स्तर बहुत ज़्यादा हो, उसकी अधोसंरचना पहले से विकसित हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वह देश क्या है, विकसित है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया USA, अमेरिका। ठीक है। लेकिन अगर विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश की बात करेंगे कि औद्योगिकरण क्या हो, औद्योगिकरण देर से स्टार्ट हुआ हो। 1750 के बाद औद्योगिकरण ना स्टार्ट हुआ हो, उससे भी देर में स्टार्ट हुआ हो। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय मध्यम वर्ग दर की हो और तकनीकी स्तर का विकास बिल्कुल निम्न स्तर पे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो देश किस प्रकार का देश है, विकासशील देश है। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया। अल्प विकसित देश क्या है?
ऐसे देश जिसमें औद्योगिकरण ना के बराबर हो, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे न्यूनतम स्तर पे हो, तकनीक का स्तर बिल्कुल ना हो, तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? अल्प विकसित देश कहते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, वहाँ के जो भी देश हैं वहाँ भी अभी अल्प विकसित देश हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे की बात करें, अगर विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? तो अर्थव्यवस्था हम देखेंगे कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, तो हम देखिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो पहली अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम उसको जीडीपी के आधार पर डिफाइन करेंगे। अगर किसी देश की जीडीपी 50% कृषि पर निर्भर हो और नागरिक 50% से ज़्यादा हो, तो उससे हम कहते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था क्या है? अगर जीडीपी दर 50% से अधिक किस में हो? उद्योग में हो, और सभी नागरिक क्या करते हों? उद्योग धंधे में कर्मचारी हों या नौकरी करते हों, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का आधार क्या है? वहाँ का आधार है उद्योग आधारित। ठीक है, सेवा आधारित क्या है? अगर जीडीपी 50% सेवा युक्त हो, ठीक है, नागरिक 50% से ज़्यादा क्या करते हों? सेवा में निर्लिप्त हों। ठीक है, तो हम वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कृषि है 17% कृषि है। सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट हैं? सेवा क्षेत्र में 55% लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हुई जीडीपी के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भारत की जनसंख्या 65% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, और 10% जनसंख्या किस पर निर्भर है? सेवा पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी, और जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था होगी। अब देखें कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं। ठीक है, पहली दुनिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश को पहली दुनिया वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश को दूसरी दुनिया वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरी दुनिया क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश को तीसरी दुनिया वाले अर्थव्यवस्था कहते हैं। और चौथी दुनिया क्या है? जहाँ पर विकास यात्रा अब तक शुरू नहीं हुआ हो, जहाँ पर विकास यात्रा अभी शुरू होने वाला हो, वहाँ पर जैसे युगांडा हो गया और रवांडा हो गया, वहाँ पर अभी तक विकास शुरू नहीं हुआ है, तो उसे चौथी दुनिया का अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उभरती अर्थव्यवस्था क्या है? अगर तेज़ी से बढ़ने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें आता है भारत और चीन। अगर बात किया जाए क्वेश्चन में कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में भारत दिया गया हो तो भारत होगा, चीन अगर दिया गया हो तो भारत और चीन दोनों अर्थव्यवस्थाएं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अगर आप प्रकार पढ़ लिए हों तो प्रकार के साथ हमें विशेषताएं भी पढ़नी होंगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, पहली खुली अर्थव्यवस्था होती है भारतीयों की, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, तीसरी विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, चौथी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है, पाँचवीं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, छठवीं उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और सातवीं कैसी है? सातवीं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम समझ गए हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय के प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रवाह को क्या कहते हैं? चक्रीयता कहते हैं। जैसे आय से उत्पादन और उत्पादन से क्या किया जाएगा? व्यय किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम बात करें कि आय का द्विचक्रीय प्रवाह क्या है, तो आय का द्विचक्रीय प्रवाह ध्यान से समझिए। अगर कोई फर्म है, ठीक है, फर्म क्या करती है? वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करेगी, वस्तुओं का उत्पादन करेगी, सेवा का मतलब है नौकरी देगी, तो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है, यानी आय कर रही है। आय करने के बाद वह उत्पादन को क्या करती है? बेचती है। ठीक है, बेचेगी तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा उसको परिवार। तो परिवार खरीदने के लिए क्या करेगा? अब जो विक्रय हो रहा है वो उपभोग किया जा रहा है, परिवार द्वारा उपभोग किया जा रहा है, और परिवार उस आय को क्या करेगा? व्यय करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब परिवार अपना खर्च चलाने के लिए क्या करेंगे? आय पर निर्भर होंगे। आय
पर निर्भर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। अगर श्रम करना पड़ेगा तो श्रम करने कहाँ पर जाएंगे? या तो किसी फर्म में जाएंगे या किसी सेवा क्षेत्र में कार्य करेंगे, ठीक है। यानी श्रम द्वारा वो क्या कर रहे हैं? उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? अपनी सेवा दे रहे हैं, यानी अपने श्रम द्वारा अपना श्रम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। उत्पादन के कार्य के लिए क्या कर रहे हैं? अपने श्रम को व्यय कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आय का जो चक्र बना है फर्म से परिवार की तरफ और परिवार से फर्म की तरफ बना है, इसे ही आय का द्विचक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब हम संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अब पहले की तरफ चलें और पढ़ें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम उदारवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ जनक हैं। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? निजी नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण होता है। इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जन करना। क्या करना? लाभ अर्जन करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में योगदान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया है। प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समर्थन दिया है। जॉन लोके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जे.एस. मिल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बेंजामिन फ्रैंकलिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसी को पीगू ने परिभाषित हुए कहा है कि पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है या स्वयं के पास होता है, तो उसे कहेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार शक्तियाँ काम करती हैं वो मांग और आपूर्ति के आधार पर होती हैं, इसलिए इसे मांग और आपूर्ति की अर्थव्यवस्था कहते हैं या इसे लेजीज फेरी थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है, ठीक है, खुद के द्वारा संचालित की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता के पास विकल्प होता है। दूसरी विशेषता क्या है? व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? उत्पादन में प्रोत्साहन यानी प्रतिस्पर्धा होती है और साथ में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। पांचवी विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लचीलापन है, ठीक है, लचीलापन है इसमें, यानी मांग और आपूर्ति दोनों शक्तियों का काम किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश देखें, कौन कौन से देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर है, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी? ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अन्य नाम क्या हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था को समान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यह केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण करना, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग कौन कौन किया था? सोवियत संघ ने 1977 से कर रहे हैं, ठीक है, 1917 से सोवियत संघ कर रहा है और चीन 1949 से कर रहा है, लेकिन चीन को साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास कैसे होता है? आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास पूछें तो आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था की अगर विशेषता जाने तो सामाजिक अर्थव्यवस्था के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, ठीक है, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? उपभोक्ता चयन का अंत हो जाता है, यानी उपभोक्ता अपने अनुसार चीज़ों को चयन नहीं कर सकता है। केंद्रीय नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन का पालन किया जाता है। अवसरों में समानता दी जाती है और काम का अधिकार होता है, काम पर सभी का अधिकार होता है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब बात करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहला दोष है नौकरशाही और लाल फीताशाही। समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता है उत्पादन में कमी करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता है उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी होती है, यानी उपभोक्ता को किसी भी चीज़ को चयन करने में स्वतंत्रता नहीं होती है। अधिकारों का हनन किया जाता है और जितने भी कार्य होते हैं उसमें सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व होता है। अब बात करें समाजवादी देश कौन कौन से हैं, तो समाजवादी देश में पहला चीन आता है, रूस आता है, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम और सोवियत संघ। ये किस अर्थव्यवस्था के देश हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? चीन की है। ठीक है, इस पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जहां पर निजी और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसी को सैमुअल्सन ने परिभाषित किया है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र सहयोग करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना और लाभ अर्जन करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश भारत है, दूसरा देश इंडोनेशिया है और तीसरा देश क्या है? मलेशिया है। अब बात करें विशेषता की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि वस्तु की कीमत निर्धारण की दोहरी प्रणाली होती है, यानी वस्तु निर्धारण की दोहरी प्रणाली होती है। ठीक है, यह एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसके दोष क्या हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन करना बहुत कठिन होता है, अस्थायी लाभ होता है, आर्थिक विकास की मध्यम गति होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के में विशेष पॉइंट कौन से, विशेष तथ्य कौन से हैं। तो अगर नोट पॉइंट देखें तो 1929 में जॉन मेनार्ड केन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? फ्रांस द्वारा 1940 को पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के रूप में माना गया था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नामकरण किसने किया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का नामकरण किया है पैट मुलिन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम किसने दिया है? पैट मुलिन्स ने दिया है। तो इस प्रकार आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये आपके जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए ये सारे क्वेश्चन SCERT और NCERT से मिक्स करके बनाए गए हैं, जो कि आपके बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करेंगे। तो अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।